वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना जैसे आपको पता है नीट का एग्जाम हो गया है। नीट के एग्जाम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बॉटनी पोर्शन ऑफ द टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 101 to 1050 आई एम गोइंग टू डिस्कस। इनिशियल 101 से 125 तक के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा मैं पेपर के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। द पेपर इज अगेन completely based on NCERT. If I'm going to talk about the botany or the zoology or the complete biology is again complete biology is for the from the NCERT. Each and every line is from the NCERT. तो मतलब अगर हमने पूरे साल पूरी तरह से ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इट इज नॉट गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम पूरे के पूरे सवाल सही करें और बायो में 360 मार्क्स अचीव करें। बायो में 360 मार्क्स लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट इस पेपर के हिसाब से नहीं था। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स कवर कर रही हूँ, बट इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक हम और वीडियो अपनी जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें आई विल टेल यू कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पर किस पैराग्राफ से था। दैट आई विल डेफिनेटली कवर विद इन 2 or 3 days। ठीक है, तो नाउ आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 101। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट एंड accumulation ऑफ आयन across membrane against their concentration ग्रेडियंट। यहां पे हमें आंसर कहां से उठाना है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा आंसर क्या जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ये सारे इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आंसर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 102, among the Evelcotit, which one is considered most important cause? ठीक है, अब यहां पर फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द स्पीशीज एक्सटिंक्शन। तो यहां पर हमें चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, बट अब यहां पे क्वेश्चन कहां से जाना है, कहां से उठाना है आंसर हमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनमें से कौन सा रीजन है जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? सो आंसर विल बी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो आंसर विल बी फोर्थ। ये चारों ही आंसर सही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 103, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। हेट्रोस्पोरस सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। सो द आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखते हैं क्वेश्चन कहां से आंसर पहुंचेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब सीधी सी बात है, जेनेटिक मैप की बात सबसे पहले किसने करी थी? मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्टूट वेंट, उन्होंने सबसे पहली बार एक ही क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन के बारे में बात करी थी और इसी को उन्होंने क्या कह दिया था? जेनेटिक मैप। सो आंसर विल बी स्टूट वेंट, एल्फ्रेड स्टूट वेंट, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब? सीधा एनसीईआरटी का। अगर आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट याद आ गया हो तो साइड में उन्होंने इसका डायग्राम भी बना रखा है कि इसमें जो ये जो टेसल्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, उनका मेन काम क्या होता है? वो हवा में उड़ते रहते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं? दे ट्रैप दी पॉलन ग्रेन। तो उससे क्या होता है? उनका ट्रैपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन बढ़ जाता है। ठीक है, सो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। समझना है हमें यहां से क्या उठाना है? करेक्ट स्टेटमेंट लेना है। डेट्रीवोर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। अर्थवर्म वगैरह जो भी डेट्रीवोर्स होते हैं वो बड़े से मरे हुए या डेड ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। तो दैट इज व्हाट। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना जैसे आपको पता है नीट का एग्जाम हो गया है। नीट के एग्जाम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द
botany portion of the test paper. Question number 101 to 1050 I am going to discuss. Initial 101 से 125 तक के questions मैं आपसे discuss करूंगी. थोड़ा सा मैं पेपर के बारे में discussion करना चाहूंगी before starting the video. The paper is again completely based on NCERT. If I am going to talk about the botany or the zoology or the complete biology, the complete biology is again complete biology is for the from the NCERT. Each and every line is from the NCERT. तो मतलब अगर हमने पूरे साल पूरी तरह से ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इट इज नॉट गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम पूरे के पूरे सवाल सही करें और बायो में 360 मार्क्स अचीव करें. बायो में 360 मार्क्स लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट इस पेपर के हिसाब से नहीं था. तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स कवर कर रही हूं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन पर आते हैं. लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल. ठीक है, ये बात हमारी बिल्कुल सही है. ठीक है, जो लेट वुड होते हैं उसमें जाइलरी वेसल्स जो होते हैं नैरो होते हैं. ठीक है, फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट और उनमें जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा. कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर. अब विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है. अब इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पर अपने को आंसर बताना है. अब विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव है क्यों? क्योंकि वहां पर जो ल्यूमेन है जाइलम में वो कैसा है? नैरो. तो यानी कि ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो आंसर क्या जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही है एंड रीजन इज प्रोवाइडिंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. सो आंसर विल बी फोर्थ. Now the next question, the process of appearance of recombination nodule occur. Recombination nodule occur at which substage of prophase 1 in meiosis या meiosis 1 में मैं आपसे बात करूं तो पैकेटीन में ही क्रॉसिंग ओवर भी होता है और पैकेटीन में ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम भरा होता है और उन्हीं की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है. तो सिंपल सी बात है कि ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब बनेंगे? पैकेटीन स्टेज में. तो आंसर विल बी 1. 109. Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? अब समझिएगा, हमें यहाँ पे सेंट्रोमियर की डिवीजन की बात करनी है. अगर मैं आपसे मियोसिस 1 में एनाफेज 1 में बात करूं तो एनाफेज 1 में आपको पता है पूरे के पूरे क्रोमोसोम 2 पोल्स पर मूव करते हैं. ठीक है, आधे क्रोमोसोम एक पोल पर मूव करे, आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पर मूव करते हैं एनाफेज 1 में. बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होंगे? मतलब क्रोमोसोम मूव नहीं करेंगे, क्रोमेटिड आधे क्रोमेटिड एक पोल पर और आधे क्रोमेटिड दूसरे पोल पर मूव करेंगे. तो ये चीज कब होगी? ये चीज होती है माइटोसिस में. एंड मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस. और माइटोसिस में भी कब होती है ये चीज? एनाफेज में. तो यहां पर इस आंसर के हिसाब से क्या जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या जाएगा कि कब होगा सेंट्रोमियर स्प्लिट? एनाफेज 2 में. सो आंसर विल बी 2. During purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out. ये क्या चीज को precipitate out करता है? DNA. सिंपल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा आपको क्योंकि 3 फैमिलीज का नाम दे रखा है और आपको एक बार तीनों फैमिलीज के बारे में उनके एंथर्स को रिकॉल करना पड़ेगा. फैमिली फेबिएसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लीलिएसी. इन दोनों से कैसे डिफरेंट है? विथ रिस्पेक्ट टू स्टेमेंस. इनके एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं. पिक आउट दी कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फेबिएसी. फैमिली फेबिएसी में कौन सा मिल रहा है? बट नाउ नॉट फाउंड इन सोलिनेसी एंड लीलिएसी. सो द करेक्ट आंसर इज डाइएडल्फस एंड डाइथीकस. ये सीधे सीधे अगर आप फेबिएसी फैमिली में एंड्रोशियम वाले पार्ट को आप देखेंगे तो वहां पे सीधे से बस उन्होंने यही लिख रखा है कि यहां पर जो स्टेमन होता है वो डाइएडल्फस एंड डाइथीकस होता है. क्वेश्चन नंबर 112. लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन. सीधी सी एनसीईआरटी की लाइन है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किन फ्लावर के लिए होता है? किन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है? दिस इज फॉर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर. सो आंसर विल बी 4th. क्वेश्चन नंबर 113. स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स helps in hastening the maturity period that leads to early seed
प्रोडक्शन। तो अगर हमें मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी लेकर आना है तो इट्स अ काइंड ऑफ, हम ये कह सकते हैं ना कि हम ग्रोथ प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम काइंड ऑफ चिलिंग ट्रीटमेंट से वर्नलाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। और वर्नलाइजेशन को हमेशा अगर हमें स्केप करना है तो हम किस हार्मोन का यूज करेंगे? जिब्रेलिक एसिड। सो आंसर विल बी फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, यहां पर हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करनी है। एज पर एनसीईआरटी उन्होंने एक्साइल प्लेसेंटेशन में किसका किसका नाम दिया है? चाइना रोज, टोमेटो और लेमन का दिया है। अब यहाँ पर टोमेटो ना देकर उन्होंने क्या कर दिया? पेट्यूनिया दे रखा है, ठीक है। सो पेट्यूनिया इस सेम फैमिली का है, तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा हमारा? थर्ड, चाइना रोज, पेट्यूनिया एंड लेमन। Among eukaryotes, replication of DNA takes place in, सिंपल सी बात है, एस फेस का नाम ही एस फेस क्यों दिया है? सिंथेटिक फेस के बेसिस पर। और किसकी सिंथेसिस पे यहाँ फोकस कर रहे हैं? डीएनए की, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या जाएगा? एस फेस। सो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 molecule of glucose during Calvin cycle? मतलब C3 साइकिल में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको कैल्विन साइकिल 6 टाइम्स चलानी होगी, या एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए आपको 6 बार कैल्विन साइकिल चलानी होगी। और इसके लिए जो असिमिलेटरी पावर की हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट? 18 ATP and 12 NADPH2। सो आंसर विल बी फर्स्ट। Question number 117. In gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of dash metals are used. तो किस मेटल का यूज करते हैं? सीधा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, टंगस्टन एंड गोल्ड। सेकेंड विल बी द आंसर। Question number 118. The thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms. हम ओजोन को किस में मेजर करते हैं? सीधा सा क्वेश्चन है, शायद ही किसी बच्चे का गलत हुआ। डॉप्सन यूनिट। सो आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 119, अनइक्विवोकल प्रूफ। वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट में। ये क्वेश्चन अभी आई थिंक 1 या 2 साल पहले ही आया था और वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है किसने बोला था? ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को वापस से जब 3 साइंटिस्ट एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टे ने किया तो उन्होंने ये बोला था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट इसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर हार्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात एक्सेप्ट करी गई कि हाँ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब विदाउट एनी डाउट किसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सेप्ट किया गया? दैट इज हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 120, in the equation GPP minus R is equals to NPP. So what is this? GPP is gross primary productivity, NPP is net primary productivity. What is R over here? Question में पूछा है, and this is what? Respiratory loss. So answer will be second. RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। RQ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी के दोनों पॉइंट वैसे भी कंफ्यूजन वाले थे ही नहीं। सो आंसर विल बी रेस्पिरेटरी लॉस। What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription of eukaryotic? Again, नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक 2 या अभी रिसेंट में ही मुझे याद है जहां तक आया है, जल्दी, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि RNA polymerase 3 का क्या काम है? सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, इट ट्रांसक्राइब्स द tRNA, 5S rRNA and snRNA. So answer will be first. Question number 122, which micronutrient is required for the splitting of water? Again, सब शायद ही किसी ने ये क्वेश्चन भी गलत किया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए इनमें से हमें क्या चाहिए? मैंगनीज। सो आंसर विल बी 4th। जहां हम पढ़ते हैं OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वहां पर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं। इन एंजियोस्पर्म द हेप्लॉइड मतलब N, डिप्लॉइड 2N एंड ट्रिप्लॉइड 3N कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। अब हमें वहां पे पहुंच जाना चाहिए एम्ब्रियो सैक पर। देख लेते हैं, एंटीपोडल सेल N, सिनर्जिड्स N और ये 3N। तो सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, फर्स्ट आंसर नहीं जाएगा। सिनर्जिड्स N, जाइगोट 2N एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N। सो आंसर विल बी सेकंड। ये भी देख लेते हैं, ये भी N है, सिनर्जिड्स N, एंटीपोडल सेल
एंटीपोडल सेल भी एन आएगा और पोलर न्यूक्लियाई ये 2n आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। सिनर्जिड्स n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n एंड जाइगोट 2n, तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हमें n बताना है, फिर 2n और फिर 3n, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट 124, द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू, प्लियोट्रोपिज्म का सिंपल सा मतलब है जब एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता है या एक जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट दिखाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लियोट्रोपिज्म। तो यही आंसर यहां पर जाएगा, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सो आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 125, ATP is used at 2 steps in the glycolysis, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पर यूज होती है। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन के थ्रू बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है तो फिर से एक ATP यूज होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पर हमारे पास 2 स्टेप्स पर ATP यूज हो रही है, दैट इज व्हाट, 2 ATP is used at 2 steps of the glycolysis। ये क्लियर हो गया। First ATP is used in converting glucose into glucose 6 phosphate, अभी मैंने आपसे बताया, and second ATP is used in conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 biphosphate। मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, और कौन से 2 स्टेप पर ATP यूज हो रहा है ये भी यहाँ पे बता रखा है। मतलब असर्शन, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सो आंसर विल बी फोर्थ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक यहाँ तक के क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चंस अपन आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।